मैं इस पे आता हूं क्योंकि अब आप जाएंगे मुख्यमंत्री आवास में, मीसाबंदियों का बड़ा कार्यक्रम है और आपने सबको बुलाया है। 50 साल आपातकाल के आप याद दिला रहे हो, भाजपा ने पूरे देश में सबको याद दिलाया। ये जो है आपातकाल का अध्याय वो हो गया, काला अध्याय है, सब मानते हैं और उसको हम चाहते हैं कि अब हमारे संविधान में फिर कभी ऐसी घटना ना हो। लेकिन इसको बार बार इस तरीके से आप सब भाजपा सरकारों के माध्यम से याद दिलाने का क्या उद्देश्य है देश को? आप हो गया। आप कभी गौर करोगे इस पे कैसे हुआ है? देखिए, इतिहास तो सब जानते हैं। आपातकाल में क्या हुआ था? जो भी सुविधाएं थी वो नहीं, छीन ली गई, इमरजेंसी लगी, तानाशाही चली, नहीं, लोगों नहीं, को जेलों नहीं, में बंद कर दिया गया। नहीं 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 नहीं, आपातकाल का बीज कहाँ पड़ा? आपातकाल का बीज वहां पड़ा जहां आज तक मानसिकता खत्म नहीं हुई, इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं। 50 साल पहले इंदिरा गांधी के चुनाव में गलत तरीके से चुनाव लड़ने के कारण से उनके चुनाव को राजनारायण जी ने चैलेंज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। 12 जून 1975 को फैसला आता है कि हाँ, ये आपका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब आप बताओ, किसी प्रधानमंत्री का चुनाव, जो चुनाव निर्वाचन करके तो आप आते ही हो, और आपने गलत तरीका लगाया और अवैध कर दिया। अब इसमें भारत का संकट में आ गया, इमरजेंसी की क्या जरूरत थी? लेकिन जिनके जर्म्स में ये चीज जुड़ी कि हम तो राजा महाराजा हैं, सारी कोर्ट से ऊपर है, सारे कानून से ऊपर है, सारे लोकतंत्र से ऊपर है, ये जो घमंड था इंदिरा गांधी का, ये उसकी परिणति थी कि 13 दिन बाद 25 तारीख की रात सपना आता सबको और सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाती। वो कैबिनेट में कोई आए नहीं आए, बिना कैबिनेट में मंत्री आए फैसला भी हो गया और राष्ट्रपति जी को भेज दिया और इमरजेंसी लागू कर दिया। अब ये कैसा तमाशा है? ये इतना डरावना पक्ष था क्योंकि ये कोर्ट के माध्यम से जो आमतौर पे लोकतंत्र बचा रहता है, उस कोर्ट का गला घोटने का, लोकतंत्र के ऊपर आघात करने का फैसला था इंदिरा गांधी का। और इसी तरह की आप घटना में आप इसलिए आज कह रहे हैं, आप अंदाज लगा लो, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का 1984 में कि हाँ, बहनों, मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब होती है, 3 तलाक गलत है। साहबानो प्रकरण मध्य प्रदेश का इंदौर से उठ के गया था। इसी फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में मेजोरिटी से बदला गया, तो ये उस समय फिर याद आया कि ये कोर्ट के अच्छे फैसलों को लोकसभा के माध्यम से जनता की जिंदगी नरक बनाने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हाँ, मुझे गर्व है आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल उस फैसले को भी जिंदा किया, बल्कि राम मंदिर में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ये एहसास कराया कि फैसले को किस तरह से याद रखना चाहिए। इसलिए वो जो कलंक का धब्बा है, बल्कि अभी तो और मजा उल्टा हो गया है। आप बताइए, ये अभी आज के आपके यशस्वी नेता जिनको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, कितना गरिमामय पद है। 50 साल तक अटल जी ने जितनी गरिमा बढ़ाई थी अपोजिशन के लीडर की, ये एकमात्र कांग्रेस के ऐसे नेता है कि पक्ष में वो तो भी इनको व्यवहार करने की समझ नहीं है और विपक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बताइए, पक्ष में थे तो यूपीए गवर्नमेंट के माध्यम से मनमोहन सिंह जी इतने सुयोग्य व्यक्ति के कैबिनेट के निर्णय के कागज को उनके मुंह पे मार करके पूरे लोकतंत्र को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने पक्ष में भी किया था। और विपक्ष में तो वो किया जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और उसी प्रकार से उसके सेना का अध्यक्ष ने नहीं किया। अमेरिका, इंग्लैंड, कोई नेता नहीं बोला। जो शब्द इसने बोला, क्या बोला है? इसी मध्य प्रदेश की धरती पे नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर शब्द, अरे कितनी बड़ी, पूरे देश का अपमान करा। जनता कैसे बर्दाश्त करी, खून खोल उठता है याद करे तो। ये इसी नादान को बताने के लिए कि तुम्हारे खानदान ने ये गलती की, तुम भी उसी रास्ते पे जा रहे हो। इसीलिए कांग्रेस की गलती का कांच दिखाने का काम हमको करना पड़ेगा कि हमारे लिए नहीं, ये लोकतंत्र बचाने के लिए। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए आप बताओ, 17 लाख साल पहले रावण मर गया, लेकिन रावण को हर साल दशहरे पे इसलिए याद रखते हैं कि रामराज्य लाना है, इसलिए रावण को मारना है। ये हमारे लगातार अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश से की धरती से ही निकले नरेंद्र सरेंडर वाली बात पर देश भर में बहुत प्रतिक्रिया आई थी और आज अमर उजाला के संवाद में भोपाल के इस मंच से भी वो बात आ गई। आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ, आपके बहुत सवाल थे लेकिन समय का। जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोग चौंके, लेकिन आपसे दिल्ली में बात हुई तब आपने कहा भी था कि 1.5 साल पहले अवस्था में, उसके आगे जा रहा हूँ। आपको इसलिए भी लाया था इस राजनीति में, इस बड़े मंच पर प्रदेश की, कि यादव वोटर जो है वो भाजपा के लिए एक बड़े
वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और ये माना जाता है कि उसको अपनी तरफ करने के लिए एक और बड़ा कदम ये उठाया गया। और आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी देश भर के चुनाव में घूमते हुए सभी जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया। वो जो रणनीति थी वो आगे उसके लिए क्या, और अब बिहार का चुनाव सिर पर है, वहाँ पर भी ये यादव वोट बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। बिहार के चुनाव की चर्चा देश में है, प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, आपके नेता भी जा रहे हैं, विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये यादव वोटर वाला जो पूरा भाजपा का जो संकल्प है या जो पूरी योजना है, और उसके मद्देनजर जो बिहार का चुनाव आ रहा है, आपकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका बढ़ने वाली है या होने वाली है? आप मुझे नहीं मालूम, आप ज्योतिषी हो या पता नहीं क्या है। आप वो तो ही उज्जैन जोड़ की रहे हो, धरती पे होते हैं। आप ही जोड़ रहे हो। हम तो हमारी पार्टी में तो कोई जातिवाद नहीं देखते हैं, किसी को कोई भी काम मिल जाए। आप बताओ, माननीय मोदी जी तो प्रचारक थे, उनको प्रधानमंत्री का बोला तो प्रधानमंत्री, उनको जब मुख्यमंत्री बोला तो मुख्यमंत्री। हमारी पार्टी में तो जो शाखा लगाए उसको सब प्रणाम करते, ये मुझे मालूम है, इससे आगे कुछ नहीं जानते। ये फिर से यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति वाले में जाने वाले प्रश्नों को मोहन यादव जी ने वैसे ही टाला है जैसे वो 90 डिग्री का ब्रिज था। ये उस ब्रिज से तेजी से मुड़कर निकल गए, पर इसके आगे चूंकि समय की सीमा। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप बोल रहे हो तो खोल के बताता हूँ। जी, मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं जो आपने बोला, और हमारी पार्टी ये सोचती भी नहीं। लेकिन ये बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे नहीं ये राम राम करके, ये पहले तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो आप बताओ, जब इनके उस घटनाक्रम के बाद भी वो उसी पड़े रही है, तो हमारे लिए तो ये बहुत पहले बोल दिया गया था कि कहाँ कहाँ, हम तो 3 मंदिर की बात कर रहे थे। तो वो कोर्ट के मसले में पेंडिंग है ना। इनको अगर राजनीति की चिंता हो, ये जो आपने बताया वो सारी चीज़ों की चिंता है, तो खुल के बोले ना सारे अपोजिशन के लोग, क्या मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा, हम उनके साथ है। दिलवा शपथ पत्र कौन मना कर रहा है? आ जाए, कांग्रेस वाले आ जाए, समाजवादी वाले आ जाए, लालू जी की पार्टी के लोग आ जाए, इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं? ये हमारे गोपाल कृष्ण पे क्यों गर्व नहीं करते हैं? इनको क्या शर्म आती है? बोलना चाहिए, डंकी की चोट बोले, देश इनके साथ हो जाएगा। लोकतंत्र में अपनी बात स्पष्ट रखना चाहिए। ये नहीं बोले तो हम क्या करें इसके लिए? अब बोलना तो इनको ही पड़ेगा। देखिए, मैंने जिस वजह से बात कही थी मुड़ने की, उससे हो गया। मोहन यादव जी ने खुल के अपने विचार मंच से रख दिए हैं। इस खुलेपन का, इस विचारों की अभिव्यक्ति का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अमर उजाला के शुरुआती सत्र को यहीं पर विराम दूंगा। मोहन यादव जी, अमर उजाला संवाद के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इसलिए भी ताली बजानी चाहिए कि एक सामान्य परिवार जहां पर उन्होंने अपने पिता को लगातार श्रम करते हुए देखा, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, MBA किया, PhD की, छात्र संघ में बड़े नेता बनने के बाद भी अपनी दुकान संभाली और काम, और अभी भी कह रहे हैं, बेटे को भी कह रहा हूं, बेटा काम संभालते रहना, चाहे मैं मुख्यमंत्री के पद पर आ गया हूं। इस विनम्रता को, इस सहज भाव का अभिनंदन करते हुए हम अमर उजाला संवाद के मंच पर एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आभार देंगे। आपकी तालियां जितनी जोर से बजेंगी उतना जोर का आभार। अमर उजाला संवाद का पहला, लेकिन ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है। मोहन जी, लगातार इस संवाद के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपका सभी का आभार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, इंदौर से भी आए हैं, भोपाल के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, अलग अलग आसपास से, सीहोर से, आष्टा से, सभी लोग इस संवाद में शरीक होने के लिए आए हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं आगे मंच उत्कर्ष को सौंपता हूं।